स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, यहाँ पे नंबर 1 एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमको एंड वायर कुछ इस टाइप से दे रखी है, करंट पास हो रहा है आई इस टाइप से। चलिए ढूंढना शुरू करो, मैं तब तक बाकी सब फिगर्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो आप 2 एम्पियर ले लो एंड इसकी लंबाई आप ले लो 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर बहुत छोटी हो जाएगी, 5 मीटर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू 3 एम्पियर एंड इसकी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों जगह में सेम लूंगा। कितने ले ले भाई? 2 × 10⁻⁶ टेस्ला। यहाँ की भी मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁶ टेस्ला और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। चलिए नेक्स्ट भाई, इस बार आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आती हुई है इधर एंड ये हमने वायर ले ली, करंट नीचे जाता हुआ, वैल्यू हो जाएगी इसकी 3.7 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम 2 × 10⁻⁶ टेस्ला और इसकी लंबाई इस बार है सिर्फ 2 मीटर। ओके चलिए, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। तो पहले इसकी बात करें भाई, फोर्स की फॉर्मूला तो सेम रहती है। फोर्स की फॉर्मूला क्या होगा? P I L sin थीटा। IBL sin थीटा, जहां पे थीटा मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की है, लेंथ इस टाइप की है, दोनों के बीच 90 डिग्री। करंट कितना है? 2, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁶ इनटू लेंथ कितनी दे रखी है? 5 और sin 90 1। तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 20 × 10⁻⁶, यानी कि 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, इस केस में फोर्स इतनी आ गई। अच्छा डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कहाँ होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, सो फोर्स कहाँ हो जाएगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलरली। समझ आ रहा है भाई? बहुत आसान सी चीज है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसके तरफ अपने 4 फिंगर्स रख दो, जहां पे करंट जा रहा है वहां पे थंब को अलाइन कर दो, तो आपका पाम जहां पे जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्स। सिमिलरली यहां पे मुझे बताइए, इधर F = IBL sin थीटा, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 एम्पियर। तो भाई 3 × 2 × 10⁻⁶, लेंथ कितनी है इस बार? 10 मीटर एंड साइन थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 3 2 जा 6 × 10⁻⁵ इनटू sin 30 1/2, 2 3 जा 6, 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। आया सबका ये आंसर? सबका ये आंसर आया? चलो एग्जाम में 0 मार्क्स। अरे बच्चा लोग, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एल। अरे यार ये जो डिग्री है ये तो हॉरिजॉन्टल और एल के बीच में है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है भाई, ये हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ, कितना एंगल हो गया? 90। सो sin 90 1, आंसर आ गया 6 × 10⁻⁵ न्यूटन। समझ आ रहा है भाई? ये गलती मत करियो। देखो जितने भी फॉर्मूलाज है ना जिसमें sin थीटा cos थीटा लगता है, वहां पे याद रखो कि थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है।
अगर वो याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया ही होगा, 110% दिया होगा। ओके अच्छा इसकी डायरेक्शन, जरा डायरेक्शन के बारे में पता लगाएं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी उंगलियां, करंट के डायरेक्शन में थंब, तो फोर्स कहां हो जाएगा? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अच्छा मैं फोर्स को यूं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं भाई? मुझको पता है कि फोर्स कैसी होगी, एल को परपेंडिकुलर होगी। ओके चलिए इसकी बात करें। इसमें फोर्स आपको खुद ढूंढना है, खाली डायरेक्शन बता देते हैं। बच्चा लोग इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, फोर्स कहां हो जाएगा? इन दिस डायरेक्शन। लीजिए ओके समझ आया बच्चा लोग? सर इस साइड f की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। सपोज करो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड आपको एक वायर दे रखी कुछ इस फॉर्म में, ए बी, दोनों की लेंथ सेम है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी 30 डिग्री बना रहा है, ये भी 30 डिग्री बना रहा है, दोनों की लेंथ कितनी है? एल एल। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर ए बी, और इसके अंदर करंट दे रखा है इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में भी आई। बच्चा लोग फिलहाल हमको ए एल बी सॉरी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी नहीं हुई है, हमको सिर्फ इतना ही बोला कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, IBL B 0 3 2 IBL 4 4 IBL। ओके चलिए शुरू करें। अब देखो बच्चा लोग हमको नेट फोर्स बोला है, हम क्या करते हैं इसको फिलहाल के लिए नाम दे देते हैं, चलिए O। एक्चुअली वायर AB पे नेट फोर्स चाहिए, फिलहाल ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे दिया O। हम क्या करते हैं वायर के इस सेक्शन पे और वायर के इस सेक्शन पे फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगी पहले वो फाइंड करते हैं। हमको फोर्स की फॉर्मूला तो पता है IBL sin थीटा, यहाँ पे ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर जा रही है, सो ये आपकी लेंथ है, सो एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो sin 91 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला अभी भी IBL ही होगी। मेन है यहाँ पे डायरेक्शन, हमें बोला गया नेट फोर्स। तो बच्चा लोग ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, AO की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फोर्स किधर आएगा? इस तरफ, ये यहाँ एक फोर्स हो गया, चलो मैं बोल देता हूँ इसको F1, एंड इस समय यहाँ पे फोर्स कितना आएगा? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ, सो ये हो गया F2। बच्चा लोग तो यहाँ पे देखिए F1 F2 की वैल्यू सेम होगी, IBL करंट भी I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ L है, तो एक्चुअली F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। Am I right or not? F1 इज इक्वल टू F2, चलिए मैं बोलता हूँ कि F। ओके नेट फोर्स, नेट फोर्स यानी कि एक फोर्स ये हो गया F1, एक फोर्स ये हो गया F2, है ना? देखो ये इधर एंड ये वाला इधर, सो इन दोनों की टेल को अगर मैं जॉइन करूंगा तो ऐसा ही कुछ होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, लेकिन ये एंगल तो यार मुझे लेंथ का एंड हॉरिजॉन्टल का दे रखा है। कोई बात नहीं, पता लगाते हैं, मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? ये एंगल पता लगाते हैं। देखिए जरा यार ध्यान से देखना, ये फोर्स मैं यहां पे एक लाइन ले लिया, बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर है, फोर्स वायर को परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। सो बच्चा लोग ये कितना आ गया 60। सिमिलर केस नीचे भी हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ ये लाइन,
तो देखिए ये फिर से z बन रहा है, दिख रहा है z बनता हुआ, तो ये 30, तो ये भी 30। सिमिलरली ये फोर्स पूरा परपेंडिकुलर होता है, सो 90 माइनस 30 60 आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120। चलिए कोई बात नहीं। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर F1 sin थीटा, एक कंपोनेंट इधर थीटा मतलब 60। भैया हॉरिजॉन्टल 60 बना रहा है ना, सो थीटा कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा F1 cos 60। सिमिलरली F2 के दो कंपोनेंट, एक नीचे आ जाएगा F2 sin 60, जहां पे एंगल बनता है वहां पे cos और उसके परपेंडिकुलर में sin। ये रूल हम 11th में सीखे थे, जहां पे एंगल बनेगा वहां का कंपोनेंट cos और उसके परपेंडिकुलर पे कंपोनेंट sin। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 cos 60। बच्चा लोग हमने क्या बोला था कि F1 F2 सेम है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, कंपोनेंट तो वो कट हो जाएगा, बचा क्या ये। सो मेरा टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स यानी कि F नेट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। सो F1 cos 60 प्लस F1 cos 60। चलो मैं F1 की जगह पे अब क्या करता हूँ FF कर लेता हूँ। ये कितना हो गया 2F cos 60। 2F cos 60 कितना होता है 1/2। F की फॉर्मूला IBL, तो हमारा आंसर आ गया IBL। समझ आ रहा है भाई? कॉम्प्लेक्स लगा ना, इतना बड़ा कैसे करेंगे सर? अब देखो इसकी एक शॉर्टकट मेथड कराता हूं, ध्यान देखना है यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड देखो बच्चे लोग, हमने यहाँ पे क्या देखा, आपको जब भी वायर के ऊपर फोर्स ढूंढने को कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो आप वायर को अलग अलग मत लो, आप क्या करो उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लो। क्या करना है आपको, उसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लो, मतलब कि आप A से B तक चले जाओ। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए ये वायर A से O लेंथ L, ये O से B लेंथ L। हम क्या करेंगे बच्चा लोग, हम तो इसकी डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। शॉर्टकट मेथड में इसका कोई काम नहीं है, मत देखो, भूल जाओ। हमें क्या चाहिए, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब करंट ऐसे जा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट रेट को देखेंगे तो करंट अगर यूं जा रहा है तो इसमें भी हम करंट यूं ले लेंगे। अच्छा इसकी लेंथ कितनी होगी, भाई देखो ये एंगल कितना दे रखा है आपको 30 प्लस 30 60 हो गया, आपको दिया ना 30 टोटल कितना हो गया 60। अच्छा ये दोनों साइड सेम, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों के ऑपोजिट एंगल भी सेम। भाई बचपन में सीखा था, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एम आई राइट? तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। चल तो रहा है बेटा, अरे अगर आप क्वेश्चन तो भाई देखिए ये दोनों एंगल सेम था और ये 60 है, 30 प्लस 30, तो भाई ये दोनों भी 60 आ जाएगा। आप चाहे तो करके देखो, ट्रायंगल का तीनों एंगल 180, इसको x ले लो, x प्लस x 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 60। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी L। तो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, अब हमें क्या देखना है, हमें इस वायर से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है। हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट है L का, करंट I जा रहा है एंड इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड B है। तो बताइए फोर्स कितना, फोर्स आएगा IBL। फोर्स कितना आएगा IBL। ठीक है, अगर मान लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो फिर आगे और ऐसा क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे। हरिया अच्छा, आपको फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही दी हुई है एंड इसकी वैल्यू मान लो B दी हुई है।
आपको कहा जा रहा है एक वायर है जो कि सेमी सर्कल के फॉर्म में है, वायर इज इन सेमी सर्कल फॉर्म एंड इसमें से करंट कितना पास हो रहा है I, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है कैपिटल R, ओके, रेडियस कैपिटल R। अब बच्चा लोग आपको कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द वायर AB। तो देखिए हमने क्या देखा था, हम क्या करेंगे भाई, कोई भी किसी भी तरीके की वायर हो जब उटपटांग तरीके से दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अच्छा बच्चा डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ, इसकी टोटल डिस्टेंस, भाई यहां से ये रेडियस, यहां से ये भी रेडियस, सो डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें इस वायर को भूल जाना है, जो वायर दी हुई है उसको भूल जाना है, हमें तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वायर को ही देखना है। सो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट वायर, करंट कहां जाएगा, देखो ये करंट यूं जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में, जहां इसका डायरेक्शन होगा वहीं इसका डायरेक्शन होगा I, और इसके अक्रॉस मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ इसके ऊपर कितनी वैल्यू होगी, सो IB 2r हो जाएगा, IBL होता है ना, यहाँ पे L कितना है, L कितना है 2r, सो फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, IB 2r। समझ आ रहा है बच्चा लोग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको खाली बस डिस्प्लेसमेंट देखना है दोनों के बीच। भाई अगर मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, ये दे दिया है और बोला जा रहा है इसमें आप फाइंड करो फोर्स, अरे कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन मत लो, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट देख लो, और आपको कुछ ना कुछ हिंट दी होगी, इसकी लेंथ जो है आपको दी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट दिया होगा जिससे कि आपको लेंथ मिल जाए। बस वो लेंथ मिल गई, आपको करंट की डायरेक्शन देख लेनी है, ये है कि ये है, जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन में दी हुई हो, और फॉर्मूला लगा दिया IBL। ओके बच्चा लोग, अब अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन भी आप दे सकते हो इसको देखते हुए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो अपवर्ड डायरेक्शन। अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई है, ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये करंट की डायरेक्शन यूं, तो फोर्स कहाँ जाएगी इसके ऊपर, इस तरफ से, यहां से यूं जाएगी। सो डायरेक्शन का लगाने का तरीका हमको पता है, फॉर्मूला हमको पता है, अब बस करना क्या है, फोर्स उसके ऊपर निकालना है। समझ आ रहा है? तो बस चलो यहां से एक और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि सपोज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको कोई क्लोज लूप दिया हो, तो कोई क्लोज लूप दिया हो, तो फोर्स ऑन क्लोज्ड लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो कि आपको ये स्क्वायर दे दिया है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है यहां पे चलिए d, और इसमें करंट दे रखा है कुछ इस हिसाब से I, ठीक है, करंट दे दिया, भाई इसके ऊपर फोर्स कितना होगा बताइए जरा, IBL सर यानी कि IBD, 4IBD 0, या तो फिर IBD/2, बताइए कितना होगा। भाई हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी उटपटांग वायर हमको दे रखी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखो। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज अगर मैं वायर को यहां से शुरू करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो फोर्स भी 0 आ जाएगी। हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट को देख लो और डिस्प्लेसमेंट को ही ले लो, बाकी सबको भूल जाओ। सो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब जो आपकी L आती है IBL, उसमें L 0 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 0। यकीन नहीं हो रहा तो चलो आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए इसकी बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहां हो गया बाहर की तरफ, फोर्स कितना आ गया F। इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, फोर्स कहां आ गया इधर आ गया, ये भी F। बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ, ये स्क्वायर है, लेंथ भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम एंड करंट भी सेम, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी, तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहां होगा ऊपर की तरफ। सिमिलरली
ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहां होगा? नीचे की तरफ। तो बच्चा लोग यहाँ पे इस तरीके से 4 फोर्स लग रहे हैं, F F F F, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। समझ आया बच्चा लोग? तो बच्चा लोग अब किसी भी तरह का क्लोज लूप आकर, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही बनना चाहिए। सपोज करो कि मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन इनवर्स ले लेता हूं, तो और ये करंट हो गया। तो भाई इस समय भी इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो 0 ही होगी। हाँ, इसके किसी एक वायर पे फोर्स 0 नहीं है भाई, इसके भी किसी एक वायर पे फोर्स 0 नहीं है, इंडिविजुअल वायर पे फोर्स है। लेकिन अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, ओवरऑल फोर्स की बात करूं, तो वो हमेशा 0 होगा क्लोज लूप में, हमेशा क्लोज लूप में 0 होगा। आप चाहो तो इसका भी ट्राई करके देख लो। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक सर्कल ले लेता हूं, तो सर्कल भी क्या हो गया? क्लोज लूप, उसका भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहां पे भी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई क्लोज लूप हो ना, ऐसे कोई क्लोज लूप दे दिया हो आपको, सपोज ये देखिए ये क्लोज लूप है, ये ऐसे डरावनी वायर दे दी अमीबा जैसी, अमीबा होता है अमोइबा, अमोइबा, अच्छा कोई बात नहीं, जो भी है। तो भाई अगर ऐसी कोई वायर दे दी तो क्या हो जाएगा? अगेन फोर्स 0, क्यों? बिकॉज ये क्लोज लूप बन रहा है। ओके, चलिए इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो भाई आपका क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन रिंग, फाइंड द टेंशन इन रिंग एज शोन। ठीक है, आपको बच्चा लोग एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और उसके बीच में एक सुंदर सी प्यारी सी टिकाऊ सी रिंग दे दी है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। आपको कहा जा रहा है कि इस पर टेंशन फाइंड करो, ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 2 IBR, पाई IBR, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, कहां गया? ओनली IBR। चलिए बताइए टेंशन कितनी होगी इसके अंदर? बहुत ज्यादा टेंशन होगी भाई। अब जब बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स 0 होती है, वो क्या करेंगे? सीधा 0 पे टिक मार के आ जाएंगे, और वो गलत है भाई। फोर्स तो इसके ऊपर लगती है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टेंशन। भाई टेंशन तो उसके अंदर लगेगी, 11 पढ़ा है ना। अगर कोई स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन। भाई सीधी सी बात है, देखो आज इसके ऊपर ओवरऑल फोर्स 0 है। सपोज करो कि मैं इसका छोटा सा सेक्शन लूं, तो उसपे तो फोर्स आएगी। ये छोटा सेक्शन, ये छोटा सेक्शन, ये छोटा सेक्शन, उन सब पे फोर्स है। हाँ, ओवरऑल नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर छोटे छोटे सेक्शन में तो फोर्स है। भाई ये तो वही बात हो जाएगी, सपोज करो कि आप सब फ्रेंड्स मिलकर सर्कल बना रहे हैं। हम ऐसे हाथ पकड़ के सर्कल बनाते ना, एकदम पीछे जाते हैं हम लोग। जब पीछे जाते तो हमारे हाथों पे बहुत फोर्स होता है। किया है कभी सर्कल बनाया है दोस्तों के साथ? बनाया ना। कबड्डी खेलते, क्या खेलते हैं वो, बॉल पासिंग द बॉल का कुछ गेम खेलते हैं, मैंने भी बहुत खेला है। तो हम क्या करते हैं? हाथ पकड़ के क्या करते हैं? एकदम पीछे आते हैं। मैक्सिमम सर्कल को जितना हो सके उतना बड़ा बनाते हैं। सो हमारे पे नेट फोर्स 0 है। मैं ना ही आगे जा रहा हूँ, ना ही पीछे जा रहा हूँ, ना ही बाएं जा रहा हूँ, ना ही दाएं जा रहा हूँ, लेकिन मुझ पे टेंशन लगा है। मेरे हाथ खिंचाते हैं, मेरे हाथ खिंचा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल फोर्स 0 है, लेकिन इसके अंदर का टेंशन 0 नहीं है। सो क्या टेंशन लगेगा? चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के कितने लोगों को टेंशन हो गई? चलिए बस लोग, मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं।
और इस छोटे सेक्शन से यहां से मैं ये बना लेता हूं, थोड़ा इसको जूम करके बना लो, दिखे अच्छा सा, जूम। ठीक है, ये छोटा सा सेक्शन ले लिया, इसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, dl, एंड ये सेंटर, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से मैंने ये दो रेडियस ले लिए। सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। मैं क्या कर रहा हूं, इसके यहां से एक हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल एक लाइन बना रहा हूं इस तरीके से कि ये बाइसेक्ट करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और चलिए ये एंगल ले लेता हूं मैं d थीटा, ये एंगल ले लेता हूं d थीटा, और इसमें करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये मेरा करंट हो गया। अब बच्चा लोग इस सेक्शन के ऊपर फोर्स कहां लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट, फोर्स कहां लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। ओके, अब ये बैलेंस्ड है, ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब देखो मैंने कहा ना, दोनों हाथ पकड़ के, एक यहां से एक यहां से, ऐसा लग रहा है कि मानो कि मेरा हाथ बाहर खींच रहा है। सिमिलरली एक टेंशन इधर हो जाएगी, एक टेंशन इधर हो जाएगी। समझ आ रहा है, इस पे टेंशन, भाई ये तो पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल है। सो एक खिंचाव इधर से आएगा, एक खिंचाव इधर से आएगा। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को डिजाइन में? ओके चलिए बच्चा लोग, अब मैं क्या करूंगा, देखो जैसे कि ये इक्विलिब्रियम है तो मुझे इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए, भाई डीएल बेचारा कोई टिकता ही नहीं है, कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y एक्सिस मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ओके, ये टेंशन इधर आ रहा है। अच्छा बच्चा, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वाले बच्चों ने शायद सीखा हो, या 9-10 में तो सीखा होगा शायद कभी। अगर किसी दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर्स होंगे, मान लो इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो इसके बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। पता है कि नहीं पता बच्चा लोग? अगर किसी दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स, इन दोनों के जो भी परपेंडिकुलर्स होंगे उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, नहीं पता तो अभी याद रख लो। दो लाइन देखो, यहां पे ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये इसका परपेंडिकुलर, और बच्चा ये जो टेंशन है, ये जो मैं टेंशन लिया है, ये इसको टेंजेंट है ना, इसका मतलब हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं। पढ़ा है 10th में, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं। भाई अभी ये भी नहीं पढ़ा तो फिर मुश्किल है। 10th में हमने पढ़ा था रेडियस टेंजेंट दोनों 90 डिग्री। तो देखो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल d थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी d थीटा। सिमिलरली ये d थीटा, सो ये भी कितना हो जाएगा d थीटा। ओके, अब देखिए जरा, ये टेंजेंट, तो इसका ये एक कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा t cos d थीटा, जहां पे एंगल बनता है वहां पे cos, और उसके परपेंडिकुलर पे यहां पे क्या हो जाएगा नीचे की तरफ t sin d थीटा। समझ आ रहा है भाई? हमने क्या किया, ये टेंशन के दो कंपोनेंट ले लिए, एक एंगल बना रहा है तो cos और एक उसके परपेंडिकुलर पे sin। सिमिलरली इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी एक कंपोनेंट यहां आ जाएगा t cos d थीटा और एक नीचे आ जाएगा t sin d थीटा। बोलो समझ आया यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए जो कि हम हर बार करते हैं। अच्छा बस देखो, ये भी t cos d थीटा, ये भी t cos d थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज एक ही वायर के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहती है, ऐसा हमने 11th में पढ़ा था। एक ही वायर के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहती है, तो ये भी तो एक ही वायर है, तो इसके अंदर भी टेंशन सेम, तो सीधी सी बात है कि इसका ये कंपोनेंट भी सेम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा।
सो बचा क्या ये। अब ये जो रिंग है ये इक्विलिब्रियम में, भाई आज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हिलेगा नहीं, वही का वही है, लेकिन वायर एकदम टॉट है, TAUT, वायर एकदम खींची हुई है। मैंने एग्जांपल दिया था ना, हाथ ऐसा लग रहा है कि मानो कोई खींच रहा हो, तो वायर भी खींची हुई है। इसका मतलब देखिए इसके ऊपर एक फोर्स F लग रहा है और इसके नीचे क्या लग रहा है, देखो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 2t sin d थीटा। इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम बोल सकते हैं, F is equal to 2t sin d थीटा, यस और नो। अच्छा, फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, IBDL, IBL होती है, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ हमने ली है वो कितनी लेंथ है, DL, यस और नो। हमने जो लेंथ ली है वो छोटी सी लेंथ है ना, तो उसकी छोटी सी लेंथ DL, इसलिए हमने लेंथ के बदले DL लिख लिया, इज इक्वल टू 2t। अच्छा बच्चा चलो अभी लिख लेते हैं sin d थीटा। अब यहाँ पे DL की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई हमने 11th में भी पढ़ा था एंड इवन 12th में भी कई बार पढ़ा है, ये आर्क, ये रेडियन थीटा, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, थीटा रेडियस एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय लेंथ, ये फॉर्मूला पढ़ी हुई है, आर्क सॉरी एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय लेंथ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो भैया अभी याद रखना। हमारे केस में एंगल कितना है, हमारे केस में एंगल कितना है, d थीटा प्लस d थीटा, कितना हो जाएगा 2d थीटा। आर्क, आर्क की लंबाई कितनी है, dl अपॉन लेंथ, बच्चा ये लेंथ होता है, हम इस लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ कितना है r, सो यहां से dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r को इधर ले लो 2r d थीटा, यहां से dl की वैल्यू 2r d थीटा, चलो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, IB 2r d थीटा। अच्छा बच्चा लोग, हमने तो ये सेक्शन बहुत छोटा सा लिया था, इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा कितना 2d थीटा, भी बहुत छोटा होगा। हमको पता है कि if d थीटा is small then sin d थीटा will approximately equal to d थीटा, पढ़ा हुआ ये। अगर एंगल छोटा है तो sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। सो मैं क्या करूंगा, इसके बदले यहाँ पे 2t d थीटा कर लेते हैं, क्या हो गया 2 कट, फिर d थीटा कट, क्या बचा, टेंशन इज इक्वल टू IBR, टेंशन इज इक्वल टू IBR, गेम ओवर। तो याद रखो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे, फॉर्मूला IBL होती है, अब यहाँ पे क्या होगा, खाली L की जगह पे रेडियस आ जाएगा, L की जगह पे रेडियस आ जाएगा, दैट्स इट। चलो अब क्या हो रहा है, देखिए एक वायर है जिसमें करंट I दे रखा है और इसके थोड़ी सी दूरी पे, मान लो यहां से कुछ a डिस्टेंस की दूरी पे मुझे एक वायर दिया हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, ये करंट को I1 बोल देते हैं और इसमें करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है I2। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स ऑन, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ऑन स्क्वायर ABCD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying wire। मतलब बच्चा लोग ये वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना बायोट सावर्ट लॉ, एक वायर है उसमें करंट पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कितना आया था कुछ याद है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये फाइनाइट वायर है, बाय अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, फॉर्मूला
B is equal to mu naught by 4 pi I by A। कुछ याद आया? sin phi 1 by phi 2। आगे और भी लगता है? सर इतनी होगी ना शायद। यही तो फॉर्मूला है बच्चा लोग। हाँ सर। पक्की बात? भाई फाइनाइट वायर है, ये फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट है। जस्ट टू रिकॉल, अगर फाइनाइट होता तो इसकी फॉर्मूला क्या होती? साइन फाई 1 या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक्चुअली क्वेश्चन में इनफाइनाइट ही है। सो थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 बन के हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस हो रही है। अब अच्छा लोग बताइए, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? सर ये तो क्लोज लूप है, यहाँ पे तो फोर्स 0 हो जाएगा। एम आई राइट? भैया क्लोज लूप बन रहा है ना, तो फोर्स 0। कंफ्यूजिंग? बच्चा लोग जरा यार ध्यान से सुनो। भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी कहानी देखी थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की थी। अगर कोई भी क्लोज लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें हमेशा फोर्स 0 लगेगी, ये 100% राइट है। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, सपोज मैं स्क्वायर की लेंथ d ले लेता हूँ। सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a + d हो जाएगा। सो यहाँ पे a + d आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी एंड इस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? mu naught by 4 pi 2I by a + d। तो मतलब ये चेंज हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वेरिएबल है, चेंज होती जा रही है। तो भाई इस बार ओवरऑल 0 नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले मैं AD और BC की बात करता हूँ। देखो बच्चा लोग मैं इसका एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ। तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? मैग्नेटिक फील्ड भाई फर्स्ट लेक्चर याद करो। फर्स्ट लेक्चर में क्या था? ये करंट, तो करंट के डायरेक्शन में थंब एंड फिंगर्स को अंदर की तरफ रोटेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? अंदर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ छोटा सा कंपोनेंट लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स कहाँ लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। इसके जस्ट ऑपोजिट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इसके जस्ट ऑपोजिट यहां पे कितनी फोर्स लगेगी? देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन अंदर की डायरेक्शन पे। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, देखो करंट का दर है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। बच्चा लोग मैंने इसको एकदम इसके ऑपोजिट में लिया हुआ है, एकदम ऑपोजिट में। तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी? जरा सोच के बताना। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला है। ये a डिस्टेंस था, तो मैंने a डिस्टेंस से मान लो कि x दूर, ये कितना हो गया? x, तो ये भी x, भाई एग्जैक्टली ऑपोजिट लिया है ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट लिया है। तो अगर इसको x दूंगा तो ये भी x हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? ये जो सेक्शन है वो वायर से कितना दूर हो जाएगा? a + x, इतना a इतना x, तो टोटल a + x हो गया। तो ये भी तो a + x हो जाएगा। तो बच्चा लोग a + x, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को खत्म कर देगा। सिमिलरली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एंड इस सभी पॉइंट्स के लिए इन सभी पॉइंट्स पे एक ऐसी फोर्स होगी जो एक दूसरे को कट आउट करेगी। इसका मतलब कि इन दोनों पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। AD और BC पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, बिकॉज इसका एक पॉइंट उसके एक पॉइंट को कट आउट कर रहा है। ओके, बट व्हाट अबाउट BA एंड व्हाट अबाउट CD? बच्चा लोग BA पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन BA फॉर्मूला क्या होती है? IBL। I कितना दे रखा है? I2। करंट कितना दे रखा है? सॉरी नॉट दिस वन,
करंट कितना दे रखा है I2, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखो ये वायर है, सो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/a, और लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर है, तो लेंथ d हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको FBA बोल दिया। अब चलो यहां पे फोर्स कितनी होगी, यहां पे FCD बोल देता हूं, तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, IPL, करंट कितना है I2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2IA प्लस d इंटू L कितना है d। बच्चा इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, बताओ जरा मुझे। भाई करंट दोनों में सेम है, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, लेंथ भी दोनों का सेम है, इसका मतलब आपका जो फोर्स है इस केस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोर्शनल है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, करंट I2, लेंथ d, तो उस पे तो कोई डिपेंड करेगा नहीं, डिपेंड किस पे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे। अच्छा बच्चा मुझे बताओ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, जरा सोच के बताना। देखो सब कुछ सेम है, चेंज क्या है, खाली नीचे a और इसके नीचे a प्लस d। अरे भाई ये वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, हाँ इसका मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड छोटी है। भाई इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आ गई, तो जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी वो ओवरऑल छोटा होगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड छोटा तो ये छोटा। अच्छा एक और प्रॉब्लम, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कौन से करंट के कारण है, इसके कारण, तो ये I1 हो जाएगा, ये भी I1 हो जाएगा, ये I1 एंड ये भी I1, ओके। सो मेरे को अगर नेट फोर्स ढूंढना है, नेट फोर्स, अच्छा इसके कारण फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर तो फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट नीचे तो फोर्स इधर, मतलब जो नेट फोर्स है वो माइनस हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है, बड़ा वो है FBA माइनस FCD। अब यार इसकी वैल्यू आपने ढूंढ ली, इसकी वैल्यू ढूंढ ली, दोनों को माइनस कर दो, पिक्चर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। सिंपली FBA माइनस FCD कर दो, FBA आप लोगों ने ढूंढ लिया, FCD आप लोगों ने ढूंढ लिया। बस इतना याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण थी तो मैंने I1 लिया, और फोर्स इस करंट के कारण थी तो मैंने यहां पे I2 लिया, ओके। सो भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो किसी क्लोज लूप पे कितना फोर्स होगा, और अगर यूनिफॉर्म ना हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो किसी वायर पे या किसी लूप पे कितना फोर्स होगा वो भी हमने देखा। तो बच्चे लोग आज का लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। फोर्स ऑन अ सिंगल वायर ड्यू टू करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे पूरा किया है समाप्त। अब इसके अगले लेक्चर में यानी कि कल सुबह हम लेंगे दो वायर जो कि एक दूसरे को पैरेलल है और दोनों में करंट जा रही है, तो एक वायर के कारण दूसरे पे कितनी फोर्स होगी ये हम ढूंढेंगे। ओके बच्चा लोग।